जी मैम। गुड आफ्टरनून। चलो अपना नया चैप्टर शुरू करने का टाइम है अकाउंट्स में। फाइनल अकाउंट्स की आपने प्रैक्टिस की है घर पे? फाइनल अकाउंट्स की आपने घर पे प्रैक्टिस की थी? यस। तो कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो पहले वो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ते हैं। कोई डाउट है फाइनल अकाउंट्स में? कोई डाउट है? बिना एडजस्टमेंट वाला फाइनल अकाउंट्स, क्या बिना एडजस्टमेंट वाला फाइनल अकाउंट्स उसमें डाउट है कि वो उसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? प्रैक्टिस की थी, अच्छा। उसमें कोई डाउट निकला? कोई दिक्कत? नहीं। चलो ठीक है, वैसे भी दिक्कत तो तब आएगी जब एडजस्टमेंट वाले शुरू करोगे। चलो फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपना अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम। एग्जाम की वेटेज की बात करूं तो इसकी भी वेटेज 8 to 12 मार्क्स की है, यानी लगभग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फाइनल अकाउंट्स है। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट आपका फाइनल अकाउंट्स है उतना ही इंपॉर्टेंट सिंगल एंट्री सिस्टम भी है। ठीक, एक इसका बड़ा न्यूमेरिकल आएगा 8 मार्क्स का फॉर श्योर। ठीक है, और एक इसका छोटा न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ये तो फॉर श्योर आएगा 8 मार्क्स का लंबा वाला न्यूमेरिकल। एक छोटा न्यूमेरिकल भी इसका आ सकता है 4 मार्क्स का। ठीक, तो चलो इसको पढ़ा जाए। तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? मैम कई बिजनेसेस होते हैं जो कि डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करते। कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करते। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम क्या है? अगर कोई भी चीज डेबिट हो रही है तो कोई ना कोई चीज पक्का क्रेडिट जरूर होगी। अगर कोई भी चीज डेबिट हो रही है तो कोई ना कोई चीज क्रेडिट जरूर होगी, ये डबल एंट्री सिस्टम है। ठीक, तो अगर कोई चीज डेबिट हो रही है कोई ना कोई चीज क्रेडिट जरूर होगी, ये आपका डबल एंट्री सिस्टम है। लेकिन कुछ जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, यानी स्मॉल सोल ट्रेडर्स, ठीक है, जो छोटे सोल ट्रेडर्स होते हैं, तो जो छोटे सोल ट्रेडर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते, यानी इस रूल को फॉलो नहीं करते कि
हर एक डेबिट का एक क्रेडिट होता है, हर एक क्रेडिट का एक डेबिट होता है। अगर हम कोई अकाउंट डेबिट कर रहे हैं तो कोई ना कोई अकाउंट क्रेडिट करना अनिवार्य है। ऐसे रूल को वो फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल सोल ट्रेडर्स क्या होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो वो किसको फॉलो करते हैं, वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। यानी वो किसके ऊपर फोकस करते हैं, उनके केस में हम कोई ना कोई अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई सिंगल अकाउंट, और कोई सिंगल अकाउंट हम क्रेडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। हम कोई अकाउंट डेबिट कर सकते हैं सिंपली, या फिर कोई अकाउंट क्रेडिट भी कर सकते हैं। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में आप प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाती हो, ठीक है। जब आप सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से अकाउंटिंग करती हो तो प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट नहीं बनाती हो, बल्कि क्या करती हो, आप एक सादे कागज पे अपने इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करती हो, ठीक है। अपने इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करती हो, और प्रॉफिट एंड लॉस उससे कंप्यूट कर लिया जाता है, ठीक है। आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हो, और प्रॉफिट या लॉस क्या किया जाता है, कंप्यूट कर लिया जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम में। बस एक सादे कागज पे एक लाइन खींच के इस तरीके से हिसाब किताब करते हैं हम सिंगल एंट्री सिस्टम में, ठीक। चलो, इस चैप्टर की जगह कोई थ्योरी चैप्टर करें अकाउंट्स में। मैम, दुर्भाग्य से अब कोई थ्योरी चैप्टर बचा ही नहीं है अकाउंट्स में, ठीक है। हम लोगों ने पूरा का पूरी थ्योरी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। चलो ये डिस्कस कर लेते हैं बचा क्या क्या अकाउंट्स में। अकाउंट्स में नंबर ऑफ चैप्टर्स जो आपके बचे हैं ना, फर्स्ट चैप्टर तो यही बचा है, सिंगल एंट्री, ठीक है, विच इज ऑब्वियसली न्यूमेरिकल चैप्टर। और सेकंड चैप्टर है एनपीओ, जो कि एक न्यूमेरिकल चैप्टर है आपका। थर्ड चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी एक न्यूमेरिकल चैप्टर है। फोर्थ है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये भी एक न्यूमेरिकल चैप्टर है। पांचवा है डेप्रीसिएशन, ये भी एक न्यूमेरिकल चैप्टर है। ये 5 चैप्टर्स आपके कोर्स में बचे हैं, और ये पांचों के पांचों अभी आपके न्यूमेरिकल ही हैं, ठीक है। तो थ्योरी का कुछ बचा ही नहीं है आपके कोर्स में। ठीक है, तो अब यही पढ़ना पड़ेगा, मतलब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। अरे मैम उसको लास्ट में रखो, वो रटने वाली चीज है, उसमें समझना भी कुछ नहीं है, ठीक है। वो रटंत विद्या है मैम, उसमें कुछ समझाने वाला मेरा है ही नहीं। उसको चाहो तो अभी से ही पढ़ लो, याद ही करना पड़ेगा उसमें। जैसे कॉमर्स को नहीं रटती हो, बिल्कुल वैसे ही उसको भी रटना पड़ेगा, ठीक है। 2 नंबर का आता है उससे पेपर से, और वो भी कहो ना है, ठीक। तो अगर गिनती के हिसाब से बताऊं, यही 5 चैप्टर बचे हैं जो मैंने आपको गिनाया अभी। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग तो लास्ट में एक क्लास उसकी ले लेंगे, और उसमें आपको दिखा दूंगा। बेसिकली याद ही करना है, उसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। उसमें समझा दूंगा बस कि क्या क्या याद करना है उसमें, ठीक है। जैसे कि एएस में नहीं समझाया था, एएस भी बिल्कुल थ्योरेटिकल था ना, बिल्कुल रटंत विद्या वाला। तो उसमें भी समझा दिया था कि क्या क्या याद करना है, क्या क्या याद नहीं करना है। बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में भी है कि क्या क्या याद करना है, क्या नहीं याद करना है। अच्छा, इससे याद आया कि आपका जो टर्म 1 हुआ था उसके रिजल्ट्स आए। हमने अभी तक पूछा ही नहीं, और आपने बताया नहीं। टर्म 1 के रिजल्ट्स आए हाफ ईयरली के। यस। अकाउंट्स में कितने मार्क्स हैं? अकाउंट्स में कितने हैं? अरे मैम तो बता देना चाहिए, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अच्छे नहीं होंगे तभी आपने बताया नहीं। नहीं तो अच्छे नंबर होते हैं, लोग खुशी खुशी बताते जरूर हैं। या तो एवरेज रहे होंगे। देखो कितने थे अकाउंट्स में?
अकाउंट्स में 60 और 80 हाँ एवरेज थे, तभी नहीं बताए। यही अगर 70 अबव होते तो आप खुशी खुशी बताती है ना। और ये जो कमी है ये प्रैक्टिस की वजह से, आई एम श्योर न्यूमेरिकल्स गलत किए होंगे, या न्यूमेरिकल्स आप कंप्लीट नहीं कर पाई होंगी, पेपर छूट गया होगा। पेपर छूटा था क्या अकाउंट्स का? पेपर छूटा था अकाउंट्स का? नहीं, तो फिर कैसे? प्रैक्टिस की कमी थी इस वजह से, या तो गलत हो गए होंगे न्यूमेरिकल्स। नंबर कहाँ ज्यादा कटे थे, न्यूमेरिकल्स में कि थ्योरी में? सब सही किए थे न्यूमेरिकल, तो थ्योरी में गड़बड़ हुई। थ्योरी में कैसे गड़बड़ हो गई? थ्योरी तो आसान आसान ही होगी। क्वेश्चन पेपर सेंड करना अपना सेक्शन है जो थ्योरी का था, ठीक है, उसमें देखते हैं थ्योरी कैसे आई थी। वैसे हमारे ख्याल से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थी, हाँ तो डेफिनेशंस वगैरह भी आई थी, याद नहीं की थी क्या अच्छे से? डेफिनेशन गलत हो गई। वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि 20 नंबर की थ्योरी आती है तो 20 की 20 पूरी तो गलत हुई नहीं होगी, कुछ तो उसमें से भी कटा होगा। वो जो थ्योरी का 20 नंबर का पोर्शन होता है उसमें कितने आए थे आपके? 20 नंबर का जो थ्योरी का पोर्शन होता है उसमें टोटल कितना स्कोर किया था आपने? 50 की थ्योरी थी? इतनी ज्यादा? 50 की थ्योरी, 30 के न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स में 30 और 30 है? न्यूमेरिकल्स में 30 और 30? अच्छा, और उसमें 30 में 50। हाँ, अगर इतनी ज्यादा थ्योरी आई तो फिर आपने कहीं ना कहीं हो सकता है फिर एक्सप्लेन वगैरह करने के लिए भी आया होगा, तो उसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह में कुछ नंबर कट गए होंगे। चलो ठीक है। और इको में कितना था? इको में? इको में कितना है मैम? 80 और 100? अच्छा, इसका 100 में क्यों बताया? चलो ठीक है, ठीक है फिर परसेंटेज तो ठीक है, एवरेज है, इसको इम्प्रूव अभी बहुत करना है। और पिछली बार इतनी थ्योरी आई थी आपकी, पिछली बार इतनी थ्योरी आ गई 50 नंबर की अकाउंट्स में, पर इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस बार न्यूमेरिकल चैप्टर्स बहुत सारे हैं सिलेबस में, तो इस वजह से इतने ज्यादा थ्योरी नहीं आने वाली इस बार। चलो, तो सिंगल एंट्री का मतलब आपको बता दिया है मैम। अब बात किया जाए फीचर्स क्या होते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के, ठीक है। आज का अगर आपका थ्योरी पढ़ने का मन है मैम तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर अभी सेंड करूं? नहीं, क्लास के बाद सेंड करना, अभी कहां डिस्कस करेंगे उसको। और सॉल्व कराएंगे, हाँ उसमें बता देना कौन कौन सी गलतियां की थी, केवल गलतियों वाले क्वेश्चन जो आपके गलत हुए हैं वो क्वेश्चन सही करवा देंगे, ठीक है। जो आपने गलत किए होंगे, वैसे जो न्यूमेरिकल्स थे वो तो आपने सही किए हैं, तो थ्योरी वाली गलत की है ना, तो थ्योरी वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जो आपने सही किया है उनको डिस्कस करने से क्या फायदा, वो तो मतलब ऑलरेडी आपको आता ही है ना, तो जो गलत किया है उसको बता देना। सोल्यूशन आंसर शीट तो टीचर ने दिखाई होगी ना, तो आंसर शीट में आपको पता तो है ही है कौन कौन से क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, ठीक है। और आपका थ्योरी पढ़ने का मूड था तो लगभग अभी शुरुआत में थ्योरी पढ़नी है इसकी, सिंगल एंट्री सिस्टम की, ठीक है। लास्ट में मेरे ख्याल से 20-15 मिनट, 15-20 मिनट में हम लोग कोई न्यूमेरिकल करेंगे इस पे। तो अभी थ्योरी देखते हैं इसकी। फीचर्स क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम के? मैंने क्या बताया कि इसमें हमें प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो पहला फीचर है सूटेबिलिटी।
ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम किसके लिए सूटेबल है? ये स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए सूटेबल है। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए सूटेबल है। सेकंड, नो यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या है कि हम एक अकाउंट डेबिट करते हैं और एक अकाउंट क्रेडिट करते हैं, तो यूनिफॉर्मिटी बनी हुई है। ठीक है, कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो तो कोई ना कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है या कोई ना कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यूनिफॉर्मिटी बनी हुई है। पर डबल सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ठीक, देर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन सिंगल एंट्री सिस्टम। क्यों? क्योंकि यहां पे छूट है, आप कोई सिंगल अकाउंट डेबिट कर सकते हो और आपको कोई अकाउंट क्रेडिट करने की कोई जरूरत नहीं है, और कोई भी सिंगल अकाउंट क्रेडिट कर सकते हो तो कोई भी अकाउंट डेबिट करने की जरूरत नहीं है। यानी सिंगल साइड ट्रांजेक्शन, यहाँ वन साइडेड ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, जबकि जो डबल एंट्री सिस्टम था उसमें हमेशा टू साइड ट्रांजेक्शन होते थे, दोनों साइड पे एंट्री करनी पड़ती थी, डेबिट और क्रेडिट दोनों। और सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या है, हम केवल वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स करते हैं, एक साइड पे। ठीक है, नो यूनिफॉर्मिटी इन सिंगल एंट्री सिस्टम। चलो, थर्ड फीचर, हम इसमें मेंटेन करते हैं मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे बिजनेसेस में पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं मैम? पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? हाँ, पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू पर्सन एंड ऑल्सो टू ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू पर्सन एंड ऑल्सो टू ग्रुप ऑफ पर्सन। इसी लॉजिक से जो इंडिविजुअल्स आपके और हमारे जैसे वो भी पर्सनल अकाउंट में आते हैं, और साथ ही साथ जो ग्रुप ऑफ पर्सन हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन यानी जैसे कि बैंक, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? क्यों? एक सेकंड रुकिएगा मैम, इसका जवाब लिखिए क्यों। हेलो। हाँ जी, मेरे अकॉर्डिंग तो 27 को ही, क्योंकि मेरे हिसाब से तो जो मैं ट्यूशन जैसे खुद लेता हूँ तो मैं डेमो को इंक्लूड करता हूँ मंथ में। हाँ, ठीक है।
जी जी जी, mention that. आपने बोला ना कि पेपर लीक हो गया होगा या न्यूमेरिकल गलत हो गए होंगे। अरे तो पेपर लीक इसलिए बोला मैंने क्योंकि जब मैं आपसे यहाँ सामने न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ तो आपको एक जर्नल का न्यूमेरिकल करने में अप्रॉक्स 40 मिनट लग रहे थे अप्रॉक्स। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं पेपर आपसे छूट गया होगा, क्योंकि 40 मिनट नहीं लगने चाहिए। जर्नल का एक क्वेश्चन करने में आपको 15 से 20 मिनट में कर लेना चाहिए, तो आप अप्रॉक्स डबल टाइम ले रही थी। और कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपने की नहीं थी, क्योंकि मैं आपसे असाइनमेंट आपको जैसे देता था तो आप उनको करके तो देती नहीं थी। तो अगर मुझे पता नहीं कि आप घर पे सेल्फ प्रैक्टिस करती होंगी कि नहीं, लेकिन आपने मेरे दिए हुए असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं किए थे। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि घर पे आप प्रैक्टिस ज्यादा करती नहीं होंगी। घर पे अगर आप प्रैक्टिस करती नहीं है तो स्पीड स्लो होगी, स्पीड स्लो होगी तो पेपर छूट गया होगा। बट मैं ये नहीं जानता था कि 30 नंबर के आपके न्यूमेरिकल्स आए हैं पेपर में। तो पेपर में अगर 30 नंबर के न्यूमेरिकल्स आए तो न्यूमेरिकल्स में आपको ज्यादा समय लगा नहीं है। फिर आपने थ्योरी क्वेश्चंस ही किए हैं, और थ्योरी क्वेश्चंस किए हैं तो थ्योरी क्वेश्चंस गलत ही हुए होंगे, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस को लिखने में ज्यादा समय थोड़ी लगता है। बट थ्योरी क्वेश्चंस क्यों गलत हुए हैं, या आप क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना। कल नहीं, परसों, परसों अकाउंट्स क्लास है ना, परसों उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। या फिर ऐसा करो, क्वेश्चन पेपर सेंड कर दो अकाउंट्स का। आज सिंगल एंट्री की थ्योरी कर लेते हैं। आपका न्यूमेरिकल पढ़ने का वैसे भी मन नहीं है, तो न्यूमेरिकल्स वेडनेसडे से शुरू करेंगे इसके। बचे हुए टाइम में अपना पेपर डिस्कस कर लेंगे। जो जो गलतियां होंगी आपकी, वो डिस्कस कर ली जाएंगी। ठीक है। अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर इतनी देर में सेंड कर दो। तब तक बची हुई थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं इसकी। ठीक है, सिंगल एंट्री की। ठीक है। और इको का पेपर किसी और दिन डिस्कस कर लिया जाएगा। इको के पेपर में स्टैट्स ज्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि इको में तो जो लिखना था वो आपकी बुक में मेंशन ही होगा जिस तरीके से। इको की खासियत ये है कि इको के आंसर्स जिस तरीके से आपकी बुक में लिखे हैं उसी तरीके से आपको लिखना है। तो अगर आप उस तरीके से सक्सेसफुली लिख पाई होंगी तो आपको नंबर मिला होगा, अगर नहीं लिख पाई होंगी तो नहीं मिला होगा, उस पर आपको वर्क करना होगा। स्टैट्स का पोर्शन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जो आपने गलतियां की होंगी उसमें। बट अकाउंट्स का भी सेंड कर दो, अकाउंट्स का भी कर लेते हैं। ठीक है। इको का क्वेश्चन पेपर नहीं है, मैम ने नहीं दिया। अकाउंट्स का है ना। अकाउंट्स का कर दो। तो अभी इसकी सिंगल एंट्री की थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स वेडनेसडे से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। अरे मैम, माइक कब ठीक करवाएंगी आप अपना? इससे बहुत दिक्कत होती है, मुझे बार बार स्विच ओवर करना पड़ता है इस पे। और कहीं मैं भूल जाऊं तो आप क्लास से किसी का कॉल आ जाए तो आप क्लास लीव कर देती हैं, तो वो भी नहीं पता चलता है, क्योंकि गूगल मीट साउंड तब देता है जब आप क्लास के अंदर आओ। क्लास के बाहर जाती हो तो कोई साउंड नहीं आता। तो इसलिए माइक जल्द से जल्द ठीक करवा लो। कब तक करवा रही हैं? एक नॉर्मल ईयर प्लग ले लो। ये मैंने भी एक नॉर्मल सा ले रखा है, 40-50 रुपए वाला। ये सबसे बेस्ट रहता है। 1 महीना चलता है, 1 महीने बाद नया ले लो फिर से। ठीक है। वो महंगे वाले खराब, वो भी बहुत जल्दी खराब होते हैं, और कोई उनकी वारंटी वारंटी तो इतनी खास होती नहीं है। वारंटी के लिए भी 10 बार दौड़ना पड़ता है। माइक तो माइक कब तक सही हो जाएगा मैम आपका, बताना। फोर्थ, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। तो पर्सनल अकाउंट्स में जो हमारे पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है, इंडिविजुअल से रिलेटेड, और साथ ही साथ हमारे जो ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है, यानी किसी इंडिविजुअल्स के अकाउंट। ठीक है। साथ ही साथ जो ग्रुप ऑफ पर्सन है, जैसे बैंक के अकाउंट्स, डेटर्स के अकाउंट, क्रेडिटर्स के अकाउंट, इन सब के जो अकाउंट हैं वो सब क्या होंगे, ये सब पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे, और ये सब मेंटेन किए जाते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में। ठीक है। इनके लेजर्स बनते हैं। ठीक है। अरे मैम, बताया नहीं आपने, बताओ। माइक कब तक सही हो जाएगा? फोर्थ, मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक।
हमें कैश बुक भी मेंटेन रखनी होती है, ठीक है। हमें कैश बुक भी मेंटेन रखनी होती है। हमें ओपनिंग कैश बैलेंस का भी पता होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस में सिंगल एंट्री बिजनेस जो है, हमें क्लोजिंग कैश बैलेंस का भी पता होना चाहिए। और ये दोनों चीजें हमें कब पता चलेंगी, जब हमने कैश बुक बनाई हो, इसलिए हम कैश बुक भी मेंटेन करके चलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में, ठीक है। न्यू ईयर अगले साल, ओके। अच्छा, न्यू ईयर से याद आया मैम, कुछ लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स, की न्यू ईयर मतलब 1 जनवरी को छुट्टी दें। तो मैं ओपिनियन पूल ले रहा हूं सबका। अगर मेजॉरिटी बच्चे छुट्टी चाहते होंगे तो छुट्टी कर ली जाएगी उस दिन 1 जनवरी को, और अगर नहीं चाहते होंगे तो 1 जनवरी को क्लास रखते हैं, क्या दिक्कत है। 1 जनवरी को कौन सा कोई सेलिब्रेशन करना है, तो आप अपना ओपिनियन बताइए। 1 जनवरी को क्लास रखनी है आपको कि सर अगर मेजॉरिटी बच्चों में अगर छुट्टी चाहते होंगे तो क्या हमें नहीं पढ़ाएंगे। दिखते हैं मैम, जहां तक पढ़ाएंगे, ठीक है। वैसे आप क्या चाहती हैं, क्लास करनी है आपको कि पार्टी करनी है। डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वाउचर्स, पांचवा फीचर क्या है, डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वाउचर्स, ठीक है। ओरिजिनल जो वाउचर्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंस बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। पढ़ा दीजिए, या फिर ये भी कर सकते हैं ना, न्यू ईयर कौन सा दिन पड़ रहा है, सैटरडे के दिन, सैटरडे को छुट्टी कर लो, आप भी जाओ पार्टी करो। और हम तो खैर पार्टी करते नहीं है जाके, कौन वहां गोमती नगर में जाके पार्टी करे। बट घर पे ही जो करना होगा कर सकते हैं। संडे को या तो क्लास रख ली जाए, ये भी एक ऑप्शन है, सैटरडे की जगह संडे पढ़ लें। थोड़ा समय है इसमें सोचने के लिए, 1-2 दिन सोच लेते हैं इस पे। सैटरडे को पढ़ा दीजिए, ओके। अच्छा हाँ, सैटरडे को पढ़ा दीजिए, फिर संडे को इकट्ठा पार्टी। हाँ, सैटरडे की शाम से लेकर संडे के शाम तक पार्टी करो, ये भी कोई बुरा आइडिया नहीं है। हाँ, सैटरडे को पढ़ाना ही ज़्यादा सही है, हमको भी वही लग रहा है। और क्या ही करना है न्यू ईयर पे, न्यू ईयर आ रहा है, ओमनिकॉर्न लेके आ रहा है, तो क्या फ़ायदा। अच्छा, पांचवा पॉइंट ये था कि ओरिजिनल वाउचर्स पे डिपेंडेंस बढ़ जाती है सिंगल एंट्री सिस्टम में, ठीक है। और हाँ मैम, घर के अंदर रहिए, ठीक है। पता है एक तेंदुआ घूम रहा है लखनऊ में, ठीक है, तो फालतू में बाहर घूमने वाला भी नहीं है। तो ओरिजिनल वाउचर्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो बढ़ जाती है सिंगल एंट्री सिस्टम में, क्यों, क्योंकि आप डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आप अकाउंटिंग नहीं कर रही होती हो। तो इस वजह से जो वाउचर्स वगैरह होते हैं, जो रिसीट्स वगैरह होती हैं, इन सब को आपको कलेक्ट रखना पड़ता है ताकि प्रॉपर हिसाब किताब बना रहे बिजनेस में। तो ओरिजिनल वाउचर्स के ऊपर डिपेंडेंस इसलिए बढ़ जाती है बिजनेस में, ठीक है। क्या, अरे आपको नहीं पता, आपने मेरी स्टोरी नहीं देखी थी क्या कल की। एक तेंदुआ आया है, किसी कुकरेल वगैरह के जंगल से निकला है, लखनऊ में घूम रहा है सड़कों पे, ठीक है। अभी तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको पकड़ नहीं पाया, ठीक है। तो इसीलिए काफी कॉशियस रहने वाला है कहीं बाहर, लेकिन इस एरिया में नहीं है अभी, अभी उधर कुर्सी रोड के साइड है। तो आई थिंक अगर 2-3 दिन नहीं पकड़ा गया तो हमारे लिए चिंता की बात है, तो हो सकता है इधर भी आ जाए। लेकिन काफी लोग ये कहते हैं कि वो जो ये जानवर होते हैं वो नदी पार नहीं कर पाएंगे, तो गोमती पार करना टफ है उसके लिए। बट मुझे ये लॉजिक चल नहीं रहा, क्योंकि जरूरी थोड़ी वो पुल के ऊपर से भी तो आ सकता है, तो उसको पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वैसे भी इस समय तो अभी तक कैच नहीं हुआ है वो, अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं। कल इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में घुस गया था मैम, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की मेस में जाके बैठा हुआ था। एक लड़की देखी चौंक गई थी, तो यूनिवर्सिटी के अंदर गया था, हाँ। यस मैम। तो परसों रात में वो जानकीपुरम में था, और उसके बाद कल रात में उसको इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में देखा गया है। इंटीग्रल जानकीपुरम के और आगे है, तो मेरे ख्याल से वो उस तरफ ज्यादा जा रहा है, वो इधर नहीं आ रहा है। तो आई थिंक हमारे लिए खतरा नहीं है ज्यादा। बट ये है कि 4-5 दिन नहीं पकड़ पाए लोग, तो पता नहीं वो कहाँ चला जाए, किस तरफ उसका दिमाग घूम जाए। हाँ, वीडियो है मैम, आपको भेजते हैं क्लास के बाद, ठीक है।
कल की नहीं है, कल जो यूनिवर्सिटी में गया उसकी फुटेज नहीं है, बट परसों जो वो जानकीपुरम में देखा गया है, कंप्लेन की, हाँ कंप्लेन हुई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लगातार ढूंढ रहे हैं उसको, बट चीज ये है कि ये लोग जो ये तेंदुए होते हैं, लेपर्ड्स होते हैं, ये लोग बहुत ही छुप के रहना जानते हैं ना, और एकदम बिल्कुल हाँ क्लेवर होते हैं और छुप के रहना जानते हैं, और फिर एकदम शांति में निकलते हैं। तो ये जब रात में 11 बजे के बाद लॉकडाउन वो कर्फ्यू लगता है तब ये निकलता है, और उस समय पता नहीं कहाँ निकल जाए, तो इसलिए बहुत डिफिकल्टी हो रही है उसको ढूंढने में। आपको क्लास के बाद मैं भेजता हूँ वीडियो। डिफिकल्टी इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब सिंगल एंट्री में अगर आपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखा हुआ है ना, तो उस सिंगल एंट्री के थ्रू फाइनल अकाउंट्स बनाना बहुत मुश्किल है। हालांकि एक प्रोसेस होता है, जब हम लोग पढ़ेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम तो उसमें दो प्रोसेस सीखेंगे। एक तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के थ्रू सिंगल एंट्री मेंटेन करना, ठीक है, तो वो प्रॉपर सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, तो उस तरीके से हम सिंगल एंट्री का हिसाब रखते हैं। और सेकंड होता है जब हम सिंगल एंट्री के थ्रू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वगैरह हमने बना रखा और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको डबल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं, यानी उससे हम फाइनल अकाउंट्स अपने प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है। अब मैम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेज सिंगल एंट्री मेंटेन करने का क्या हो सकता है। एडवांटेजेस बहुत आसान आसान से हैं, क्योंकि ये आसान सिस्टम है ना सिंगल एंट्री, तो इसलिए सबसे सबसे पहला तो यही है कि इट इज सिंपल। ठीक है, इट इज अ सिंपल मेथड। सेकंड क्या है कि लेस एक्सपेंसिव होता है। डबल एंट्री मेंटेन करने के लिए क्या है, डबल एंट्री क्योंकि कॉम्प्लेक्स मेथड है तो आपको एक प्रॉपर अकाउंटेंट जिसके पास नॉलेज वगैरह हो तो उसको रखना पड़ेगा, ठीक है, और उसको सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन सिंगल एंट्री क्या है, सिंपल एक लाइन खींच के हिसाब किताब लगाओ खर्चे और कमाई का, तो ये काम आप स्वयं कर सकते हो, इसके लिए किसी को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉय करने की जरूरत नहीं है। फिर है सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, कि छोटे जो बिजनेसेस होते हैं ना, जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनके लिए बहुत सूटेबल रहता है। लार्ज स्केल बिजनेसेस के लिए सूटेबल नहीं है सिंगल एंट्री सिस्टम, बट स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए बहुत सूटेबल है। फोर्थ, नो नीड ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, हमें बुक कीपिंग के प्रिंसिपल्स की एक्सपर्ट नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें एक्सपर्ट नॉलेज होने की जरूरत नहीं है बुक कीपिंग के प्रिंसिपल्स की। बुक कीपिंग के प्रिंसिपल्स क्या है, बुक कीपिंग में कवर्ड होता है आपका रिकॉर्डिंग, यानी जर्नल का प्रोसेस, और क्लासिफाइंग। तो जर्नल लेजर वगैरह की हमें एक्सपर्ट नॉलेज होने की जरूरत नहीं है सिंगल एंट्री करने के लिए। क्यों, क्योंकि हम बस खर्चे और इनकम का हिसाब रख रहे हैं ना, यही तो सिंगल एंट्री है। ठीक है। फिफ्थ, easy to ascertain
प्रॉफिट या लॉस। इसमें क्या है, प्रॉफिट या लॉस असरटेन करना ज्यादा आसान है सिंगल एंट्री सिस्टम में डबल एंट्री के मुकाबले, क्योंकि डबल एंट्री में अगर आपको प्रॉफिट लॉस निकालना होता था तो ट्रेडिंग पीएल इतना लंबा सा बनाना पड़ता था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी एक सिंपल सा स्टेटमेंट बनाना होता है, इनकम लिखो, एक्सपेंस लिखो और निकल आता है प्रॉफिट लॉस। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे डिसएडवांटेजेस पे। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, डिसएडवांटेज क्या है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी क्यों नहीं है सिंगल एंट्री में, क्योंकि आप जब डबल एंट्री करती थी तो कोई ना कोई अकाउंट डेबिट करती थी, और जितने रुपए से अकाउंट को डेबिट कर रही है उतने ही रुपए से आप अकाउंट को क्रेडिट करती थी। ठीक है, इसीलिए क्या होता था, डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर रहता था, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा बराबर चलते थे। बट क्योंकि सिंगल एंट्री में आप कोई एक ही साइड अकाउंटिंग कर रही हो, इसी वजह से ये डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं होगा। ठीक है, बैलेंस बराबर नहीं चलेगा बल्कि अनइक्वल चलेगा। ठीक है, सेकंड, नो कंट्रोल ऑन एसेट्स, एसेट्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है आपका। ठीक है, आपके जो एसेट्स हैं, आपके बेनिफिट्स हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है आपका। ठीक है, थर्ड, करेक्ट प्रॉफिट या लॉस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, हम करेक्ट प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, हम करेक्ट प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे इसमें। क्यों क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो डबल एंट्री में क्या होता था कि हम ट्रेडिंग पीएल जब बना रहे होते थे तो हमने अपने एक्सपेंसेस को दो कैटेगरी में बांट रखा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उस हिसाब से प्रॉफिट लॉस निकालते थे। यहां पे ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, और यहां पे ऐसा कुछ होता नहीं है, तो यहां पे करेक्ट प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन करना टफ है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी असेस्ड। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताना टफ है यहां पे, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना नहीं रहे डबल एंट्री वाले, यानी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट नहीं बना रहे, और बैलेंस शीट के थ्रू फाइनेंशियल पोजीशन असेस होती है, तो वो बना नहीं रहे हैं तो कहां से असेस होगी। फिफ्थ, नो इंटरनल चेक, कोई इंटरनल चेक नहीं है इसमें। ठीक है, कोई इंटरनल कंट्रोल नहीं है बिजनेस पे। ठीक है, अब मैम देखते हैं क्या है। अब फाइनली हमारा लास्ट थ्योरी टॉपिक, पता नहीं लेकिन थ्योरी इसको बोले कि क्या बोले, कि सिंगल एंट्री के अकाउंट्स जो होते हैं वो किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं। तो सिंगल एंट्री के अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, टू मेथड्स टू प्रिपेयर सिंगल एंट्री अकाउंट्स। तो वो दो मेथड्स क्या है, अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री के। पहला है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। ठीक है,
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड और दूसरा है कन्वर्जन मेथड। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड ये है कि इसमें हम एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं और इसके थ्रू अकाउंटिंग करते हैं। और कन्वर्जन मेथड कुछ ऐसा है कि इसमें हम सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं, यानी सिंगल एंट्री रिकॉर्ड्स को डबल एंट्री यानी में कन्वर्ट करने का अर्थ ये है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसकी मदद से। क्लियर है मैम? क्लियर है? ओके, सही है ना? तो अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड क्या होता है, कन्वर्जन मेथड क्या होता है, इसके लिए हम इसको अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे हम अब अपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर बढ़ जाएंगे ना, तो इसको फिर अगली क्लास में करेंगे। अभी आप अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दो, रिमेनिंग टाइम में हम लोग आपका वो जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, bookkeeping is an art of recording in the books of accounts the monetary aspect of commercial and financial transactions is defined by O। मैम ये क्वेश्चन तो कोई भी गलत करता है, ये शायद मैं भी गलत करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये तो एग्जैक्टली अगर आप घर से बुक से इसको पढ़ के गई हैं तो ही आप बता सकती हैं। ठीक है, अगर आप इसको घर से पढ़ के जाएं, उसी दिन बल्कि पढ़ के जाएं, तो ही आपको पता होगा कि ये डेफिनेशन किसने बोली है। तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ, ये किसने बोली है, ये तो शायद किताब में लिखा होगा, मुझे खुद नहीं याद है ये। ठीक है सर, आपको नहीं याद है? इट्स टू बैड। हाँ मैम, जरूरी थोड़ी ना पूरी अकाउंट्स मुझे याद हो। हम्म, मैम ये कौन है? कार्टर तो नहीं है, इतना कंफर्म है, लेकिन ये क्या भारत, ये ए ऑप्शन सही है इसमें, फोर्थ वाले में? फोर्थ में ए सही है क्या, जो आपने मार्क किया है? फोर्थ में मैम क्या सही है, ए? नहीं पता, रुको इसको तो फिर पता ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी किताब में भी नहीं लिखा है कि किसने ये डेफिनेशन दी है। मैंने मैच करके देखा इस डेफिनेशन को, तो मेरी किताब में ये वाली डेफिनेशन है भी नहीं। डी के गोल में देखना कि ये डेफिनेशन दी गई है उस बुक में कि नहीं, या फिर गूगल करके देखते हैं।
नहीं मैम, कहीं नहीं आ रहा, गूगल पे भी नहीं आ रहा, पता नहीं। ठीक है, तो इसको बाद में देखते हैं। 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 3 आपके लिमिटेशंस हैं अकाउंटिंग के। ठीक है, कोई एक लिमिटेशन नहीं है। तो अकाउंटिंग बेस्ड है अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे, तो एविडेंस होता है लीगल मैटर्स पे। ठीक है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कहां से होगा मैम, वो नहीं है। और एविडेंस है लीगल मैटर्स में, यही है मेरे ख्याल से, एविडेंस इन लीगल मैटर्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हमने एक एडवांटेज पढ़ा था ना अकाउंट्स का, कि अकाउंट्स जो होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आप प्रिपेयर करती हैं, वो अगर कोई कोर्ट कचहरी में लीगल मैटर पड़े तो वो एज अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके काम आएगा। ठीक है, एज एन एविडेंस आपके काम आएगा। ठीक है, तो यही वाला आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि ये लिमिटेशन नहीं है अकाउंटिंग का, बल्कि एडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए क्या है। ये तो कोई ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। उसके बाद लीज इज रिलेटेड टू AS 10, AS 19 से रिलेटेड है मैम लीज। ठीक है, लीज जो है वो AS 19 से रिलेटेड है। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम इज रिलेटेड टू AS 22 मैम। ठीक है, और अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन इज रिलेटेड टू AS 14। ठीक है, ये 3 तो चलो बनते हैं। जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं वो तो मतलब लिटरली अच्छे क्वेश्चंस थे जो गलत हुए हैं आपसे। एक लेजर इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, नहीं मैम, लेजर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ठीक है, एक ये गलत गलत हुआ। ठीक है, क्वेश्चंस काफी अच्छे स्टैंडर्ड के गलत किए हैं अभी तक। अब आगे देखें। कैपिटल एंड ड्राइंग्स विल फॉल अंडर, कैपिटल और ड्राइंग्स मैम नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कैसे होगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स में ग्रुप ऑफ पर्संस आते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स में ग्रुप ऑफ पर्संस आते हैं, बैंक, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये सब। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम काजल 36,000 रुपए आफ्टर अलाउिंग हर डिस्काउंट एट द रेट 10%, अमाउंट डेबिटेड टू द अकाउंट विल बी। तो आप कितना अमाउंट डेबिट करोगे? तो 10,000 रुपए का कैपिटल हैज इट्स ओन आइडेंटिटी। बिल्कुल मैम, कैपिटल की अपनी आइडेंटिटी होती है। कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों पर्सनल अकाउंट्स हैं, पर दोनों क्या है, किसी एक व्यक्ति के, एक इंडिविजुअल के अकाउंट है ना। हाँ बिल्कुल सही, आपने अपना लॉजिक दिया, पर ये बताओ कैपिटल और ड्राइंग्स ये दोनों कोई एक व्यक्ति करता है ना, इंडिविजुअल व्यक्ति करता है ना, इसीलिए वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स में ग्रुप ऑफ पर्सन से काम कर रहे हो। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में ग्रुप ऑफ पर्सन आते हैं, बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, ऐसे। ठीक, अब यहां पे ये आपने कैसे गलत कर दिया? कैश रिसीव किया आपने काजल से 36,000 रुपए, और उसको 10% का अमाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया है उसने। तो डिस्काउंट अकाउंट में आप कितना डेबिट करोगी? 3600 ही तो डेबिट होगा। इसको क्यों गलत कर दिया उन्होंने? अमाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट विल बी 3600 ही है, 36,000 का 10%। इसको गलत क्यों किया उन्होंने? 3600 ही होगा इसमें तो। आफ्टर कटिंग, अच्छा अच्छा, मतलब वो ऑप्शन सही है, उसको करेक्ट मार्क कर रखा है, कर रखा है उन्होंने। नहीं, क्वेश्चन
क्या मतलब? कैश रिसीव फ्रॉम काजल आफ्टर अलाउइंग, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, यहाँ पे एक वो है दिक्कत कि डिस्काउंट देने के बाद 36,000 रुपए मिले हैं। तो डिस्काउंट देने के बाद 36,000 रुपए मिले हैं, तो 100% आपकी वैल्यू पहले रही होगी। आपने अब 10% का डिस्काउंट दिया, यानी 90% वैल्यू बच गई ना। तो ये 90% की वैल्यू दे रखी है कितनी? 36,000 रुपए। और आपको क्या चाहिए? और आपको चाहिए डिस्काउंट की वैल्यू, यानी 10 की वैल्यू चाहिए। तो ये कैसे मिलेगी? 36,000 रुपए डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, सॉरी 100 नहीं 10, अगर 100 कर दिया तो बिफोर डिस्काउंट वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 400 रुपए। तो ये आ जाएगा 4,000 रुपए, आपका आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 4,000 रुपए होगा। ठीक है, सोल्ड गुड्स वर्थ लिस्ट प्राइस ऑफ 8,000 रुपए एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, अरे ये तो सही है, इसको क्यों पढ़ रहे हैं? अ नोट सेंट बाय बायर ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स इज नोन एज क्रेडिट नोट, डेबिट नोट होगा इसमें मैम। ठीक है, बायर जो नोट भेज रहा है वो डेबिट नोट होगा, सेलर जो नोट भेज रहा है वो क्रेडिट नोट होगा। ठीक है, बायर जो नोट दे रहा है वो है डेबिट नोट, और सेलर जो नोट देता है वो होता है क्रेडिट नोट। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट शुड बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। ठीक है, उधार पे जो फर्नीचर खरीद रहा है वो कहां होगा? जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, वो सब्सिडरी बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था, आपने जर्नल मार्क कर रखा है उसको, जर्नल में तो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, पर वो सब्सिडरी बुक्स के हिसाब से पूछ रहा है कि कहां रिकॉर्ड होगा। हाँ, जर्नल तो सही है, जर्नल में तो सब कुछ रिकॉर्ड होता है, पर ये क्वेश्चन जो उसने पूछा है वो सब्सिडरी बुक्स के हिसाब से पूछा है। ठीक है, इसीलिए तो आगे के ऑप्शंस देखो, उसमें परचेज बुक, कैश बुक वगैरह दे सकता है। ठीक है, ये सब दे रखा है। तो ये सब किस लिए दे रखा है? क्योंकि वो सब्सिडरी बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है कि सब्सिडरी बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ परचेज ऑफ फर्नीचर कहाँ रिकॉर्ड होता है, तो ये तो वहां रिकॉर्ड होता है ना,